Chalo, let's begin with our today's topic, and today we will going to discuss the part second of importance of business environment. In our previous class, we have discussed about few major importance of business environment, part first, and as I have promised you that I will provide you many importance of business environment. So this is the extended version of our previous class. In our previous class we have learned about importance of business environment, and today we will also learn about importance of business environment only, but part 2. तो चलो बिगिन करते हैं. अब पहले आप मुझे फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट करें, मुझे वो जो हमने प्रीवियस क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े थे वो उसकी मुझे हेडिंग हेडिंग के नाम बता दो. एन ओ ओ ओ बचा ओ. वेरी गुड. तो इसके आगे लिखा देना हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. आप मुझे बताओ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स का अनदर नेम क्या होता है? वेरी गुड. तो याद है ना हमारा पार्ट वन. तो आप ना पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के अगर आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे लिखना. आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इससे आगे इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता. जितने मार्क्स हो गए फुल ऑन फुल या उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा गुड राइटिंग. आज हमने शायद फोर्थ तक करवाए थे मैंने लास्ट में, तो आज फिफ्थ से देखो. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? हाँ जी. जो सही रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करने का नाम होता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. मैं आपको एक बात बताती हूँ. जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें हमारी कई सारे टूल्स होते हैं, कई सॉरी जो हमारा कंपनी होती है उसमें हमारी कई सारे टूल्स होते हैं. जैसे आपको अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसको प्रोड्यूस करने से पहले आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं. ये तो पता ही होता है. रॉ मटेरियल्स, टूल, इक्विपमेंट्स, फाइनेंस, लेबर, मतलब एक आपको अगर एक भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको कितनी सारी चीजें चाहिए होती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही चाहिए. साथ में रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, आपको फाइनेंस चाहिए होगा, कोई फाइनेंशियल कंपनी चाहिए होगी, अदर टूल्स चाहिए होंगे, लेबर्स चाहिए होंगे, मैनेजर्स चाहिए होंगे. तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज. These all are called as resources which are helpful in doing the production. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है हमारे उन रिसोर्सेज का सही से चयन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए और उनका सही से यूसेज करने के लिए. कोई आपसे पूछे कि टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज में क्या आता है तो आप सबसे पहले पॉइंट लिखोगे कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होता है. वो रिसोर्सेज होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फाइनेंस, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, एटसेट्रा. इन्हीं के तहत हमारी जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस एक्टिविटीज की वो कंप्लीट हो पाती है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. अब सेकंड पॉइंट में बचा दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज इनपुट्स. अब ये आपको पता ही होगा कि ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनपुट होते हैं. जब आप इन पे प्रोसेस्ड करते हो कुछ फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो वो प्रोसेसिंग होता है. जब आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, बन के आता है, तो वो हमारा आउटपुट होता है. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ही हमारी इंडस्ट्री का एक वर्क होता है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है इन सारे इनपुट्स को सही से बिजनेस फर्म्स को बताने में, कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज एंड समथिंग इन रिटर्न. अब क्या होता है इसका मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ऑलरेडी गाइड कर देता है कि किस किस तरीके की हमारी फर्दर पॉलिसीज आने वाली है, किस किस तरीके के हमारे प्लान्स चलने वाले हैं, और तुम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तुम कर सकते हो. क्यों? ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है, प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर करने में हेल्प करते हैं, प्रिडिक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट कि सपोज करो ये ऐसे प्रिडिक्ट करती है कि अगर कोई पॉलिटिक्स के टच में है, अगर सपोज करो कोई लेबर अपने धरने पे बैठे हुए, धरने मतलब रिफ्यूजल टू डू द वर्क, अगर वो काम करने से मना पे बैठे हुए, तो आपको आपकी कंपनी को ये पता चल जाएगा कि भाई ये लोग तो धरने पे बैठे हुए, तो जितने बचे हुए हमारे लेबर होएंगे वो बहुत हाई कॉस्ट पे मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा वर्क होते हैं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जितने कम वर्क होते हैं, जितने कम लेबर्स होते हैं तो उतने ज्यादा पैसे वो ज्यादा लेंगे. तो आपको ये, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहोगे तो आपको ये पता चल
जाएगा कि हमारे लेबर्स आगे आने वाले समय में बहुत महंगे होने वाले हैं, तो हम अपना लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हटा के अपनी कंपनी को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे शिफ्ट कर ले। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में LITCIT, याद है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में आता था, एक व्हाट टू प्रोड्यूस होता था, एक हाउ टू प्रोड्यूस और एक फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में होता था और व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर कैपिटल गुड्स होते थे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सिंग या टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज को करने में, क्योंकि ये हेल्प करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कोई आने वाली फ्यूचर विपदा तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई ऐसी परेशानी है तो आप उस काम को शिफ्ट कर दो। देखो अगर किसी को आने वाले कह सकते हैं ना प्रॉब्लम के बारे में पहले ही पता होता है तो वो उस काम को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देता है, एटलीस्ट टेम्पररी तो शिफ्ट कर देता है। और अगर आपके पास आकस्मिक अचानक से कोई काम आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन इट बिकम्स अ वेरी मच डिफिकल्टी फॉर ऑल ऑफ यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए आपको प्रॉब्लम से पहले ही वार्न कर देता है, तो इसलिए आपके रिसोर्सेज का सही से चयन और सही से यूजफुल यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ गए? ओके बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। ये तो आपको पता होगा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो जो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं उनसे अवगत करवाता है कंपनी को। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवाती तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, चेंजेबल, डायनामिक मतलब चेंजेबल, और स्टैटिक मतलब होता है फिक्स्ड। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता था, हर मिनट हर सेकंड बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अभी कोई पॉलिसीज हो, कोई भरोसा नहीं अगले दिन वो पॉलिसीज चेंज हो जाए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अभी कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जरूरी नहीं क्या लीगल एनवायरनमेंट की न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज के तहत आपके गुड्स अंतर्गत उसके आए या ना आए। अभी कोई आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं अगले ही पल वो सोशल एनवायरनमेंट की बाउंड्रीज में आए या ना आए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो ही सही हो या वो ही एडिकेट हो या वो ही करेक्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और अगर इन चेंजेस को कोई कंपनी नोटिस करती है तो वो रैपिड चेंजेस, जो चेंजेस होते रहते हैं उनके टच में रहती है, उनसे अवगत रहती है। One can see changes like new technologies, fragmented market, more demanding customers, heavy global competition, and so on. To understand all of them, every company must understand proper business environment. अगर कोई पर्सन प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करता है, पढ़ता है, नोटिस करता है, तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज के टच में रहता है। किस एनवायरनमेंट के थ्रू न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के टच में रहता है, आप बताओ? वेरी गुड। अगर वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखता है तो वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहता है। फ्रेगमेंटेड मार्केट मतलब न्यू अपग्रेडेड मार्केट, मतलब जो मार्केट में आपके न्यू इनोवेशन आए उन मार्केट से आपके टच में रहता है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, किस चीज की डिमांड ज्यादा है मार्केट में उस चीज के वो टच में रहता है, उस चीज के कह सकते हैं नोटिस में रहता है। हैवी ग्लोबल कंपटीशन, कितना कंपटीशन है आपकी फुल मार्केट में, उस चीज को कंसीडर करता है। इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहते हो तो जो कोई पे आपके अपकमिंग कह सकते हैं, आपकी अपकमिंग पॉलिसीज होते हैं, प्लान्स होते हैं, या अपकमिंग आपके मोर रिनोवेशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, या आपका जो अपकमिंग चेंजेस होते हैं उनके बारे में वो बता देता है। अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के टच में रहोगे तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी अपग्रेडेशन होता है वो बता देता है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के टच में रहोगे तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेडेशन होता है वो बता देता है। सो ऑन, इसी तरीके से सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट के अगर आप टच में रहोगे तो जो उनसे रिलेटेड चेंजेस होता है वो आपको बता देते हैं, और जो आपकी कंपनी में अपकमिंग चेंजेस की वजह से जो लॉस होने वाला होता है उस लॉस को रिमूव कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अभी इसी का ही पार्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ बिजनेस, हैंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन, एक मिनट। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये बात मैंने आपको हमेशा से बताई है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कंपनी में बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के नियर अबाउट रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट से अवगत रहता है, तो वो उस अपनी कंपनी के लिए इफेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? हाउ?
वेरी गुड। व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, और इसी के साथ साथ ये हमारे थ्रेड्स को और अपॉर्चुनिटीज को भी नोटिस करने में हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोटिसिंग द थ्रेड्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इन अ मार्केट। वो स्वॉट एनालिसिस की बात आ जाती है। और इसी तरीके से अगर आप अपने मैनेजमेंट में, अगर आप अपने एनवायरनमेंट के टच में रहते हो, तो इसी अकॉर्डिंग आपकी आवाज आ रही है बच्चा? ओके ओके। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहते हो, तो आप अपने फ्यूचर प्लानिंग करने में सक्सेसफुल हो जाते हो। आप अपनी करंट मार्केटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप ये, अच्छा, आप अपनी कर, अच्छा, हाँ जी, आप वहां से कर लो। हाँ जी। तो मैं कह रही थी कि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहती है, तो वो अपनी जो कह सकते हैं अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में सक्सेसफुल होती है, फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में सक्सेसफुल होती है। और वो कहीं वही बात है, अगर आपके पास कोई, देखो, जो पर्सन फ्यूचर देख सकता उसके लिए कोई भी लॉस नहीं हो पाते। तो और हमारे पास तो ये शक्ति होती नहीं फ्यूचर देखने की। अगर कोई कंपनी अपने करंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को देख सकती है या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर कोई एनवायरनमेंट हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की टच में रहता है, तो वो मैंने आपको कई बार वही एग्जांपल दिया है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई 5 साल बाद कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाले, तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अब सारे न्यू एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। तो वो करंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह वो अपनी अच्छी अच्छी प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर? ओके बच्चा। 8th पॉइंट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अवेयरनेस ऑफ अ बिजनेस हेल्प्स इन थिंकिंग रेशनली एंड इफेक्टिवली। अगर आप अपनी कंपनी में बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट से अवगत रहोगे, तो आप अपनी जो कह सकते हैं अपनी थिंकिंग को बहुत अच्छे से रेशनली और इफेक्टिवली, मतलब आप अपनी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते। It guides the management about what to do and how to do, and hence overall performance is enhanced। कितनी अच्छी लाइन है ये। बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी कंपनी में मैनेजर्स को इस चीज से अवगत करवाता है दैट व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, एंड हाउ टू डू, आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है, ये इस चीज से अवगत करवाता है। तो इसी तरह हमारी ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस भी, एंड हेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस इज एनहेंस्ड। बाबू, इसी के तहत अगर कोई पर्सन अपने को, किसी को ये पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कंपनी की होती है, अच्छा 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 अच्छा, आप ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट टू डू का क्वेश्चन मार्क और हाउ टू डू का क्वेश्चन मार्क है, नीचे एक डॉट है, वो दिख नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंपनी को पहले से पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं होता, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और मिनिमल लॉस होता है। समझ गए? 9th पॉइंट क्या बचा है? इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग का दूसरा नाम होता है गुडविल जनरेशन। तो आप मुझे बताओ गुडविल क्या होती है? व्हाट इज गुडविल? गुड नेम, फेम एंड रेपुटेशन विच इज देयर ऑफ अ कंपनी इन द आउटसाइड मार्केट। हर पर्सन काम ही गुडविल को जनरेट करने के लिए करता है। एवरी पर्सन वर्क्स इन ऑर्डर टू जनरेट द गुडविल इन द मार्केट। तो इट जनरेट्स अ फीलिंग अमंग द पब्लिक दैट बिजनेस इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट। अगर कोई पर्सन, अगर कोई कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करती है, तो वो ये फीलिंग जनरेट करवाता है सब लोगों के अंदर दैट पब्लिक के अंदर दैट बिजनेस इज सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, कि आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव है। कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की दिखाते हैं कि हाँ भाई हाँ, हमारी कंपनी तो बिजनेस के लिए सेंसिटिव है। इट ऑल्सो एक्वायर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन टू। बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करने में, आप बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को कैसे एनहेंस करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और क्या पार्ट होता है? सोशल एनवायरनमेंट होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट में। सोशल, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सोशल एनवायरनमेंट में आता है ना। तो
क्यों? अब देखो कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक ही एनवायरनमेंट को फॉलो अप करेगा। हाँ बच्चा, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक ही एनवायरनमेंट को फॉलो करेगा। अगर करेगा तो सबको करेगा, नहीं करेगा तो किसी को भी नहीं करेगा। तो जब वो फॉलो अप करेगा तो वो सोशल एनवायरनमेंट को भी फॉलो अप करेगा ना। तो जैसे ही वो अपने सोशल एनवायरनमेंट को कंसीडर करेगा तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करेगा। हेंस बाय दिस वे गुडविल ऑफ द कंपनी कैन बी इंक्रीज। ये सारे अच्छे अच्छे काम करने से पूरी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, पूरी कंपनी की गुडविल बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अब एक फटाफट आप केस स्टडी पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन अगर टाइम बचा तो बाद में पूछ लूंगी। तो कोई कंक्लूजन की लाइन देखो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंपनी। इंटीग्रल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल? मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जिसके बिना आपकी कंपनी वेस्ट हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट दिस एवरी कंपनी इज वेस्ट। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट के? ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस के आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट्स हो गए। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया। एट लास्ट 6 मार्क्स का, ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप इसे लिखना, यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स। ठीक है बाबू, पहले आप केस स्टडी पढ़ लो, अगर टाइम बचे तो मैं तब क्वेश्चंस पूछ लूंगी। पहले केस स्टडी पढ़ो। जो सुधा स्टिचेस लिमिटेड है वो हमेशा अपने गुड्स बहुत लो प्राइस, बहुत कम प्राइस पे सेल करती है। ये बहुत ही अच्छी फ्रेंडली बॉस होती है। वो हाँ जी। तो वो अपनी जितनी भी कंपनी होती है, वो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखती है और उसे ग्रैब यानी उसे एक्वायर कर लेती है, उसे ले लेती है। शी इज रनिंग फॉर्म इफेक्टिवली। वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चला रही है। सुधा स्टिचेस लिमिटेड एक कंपनी होती है, एक कंपनी के मैनेजर होते हैं जो बहुत अपने गुड्स को बहुत लो प्राइस पे सेल करती है। और वो बहुत ही अच्छा सा अपना बिजनेस कर रही है। बहुत फ्रेंडली बॉस होती है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेती है और उसे ग्रैब कर लेती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इसका, वॉज शी फॉलो, क्या वो फॉलो कर रही है बिजनेस एनवायरनमेंट को? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, वॉज शी एबल टू डेवलप गुडविल? एंड she is very friendly boss and she is selling its goods at a very low price. So by following both the points, she can be able to develop the goodwill of a company. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द रीजंस ऑफ देयर सक्सेस? उसकी सक्सेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या हु इज देयर बिहाइंड हर सक्सेस? बताओ। वेरी गुड। Very good. And she follows every business environment policies, and ये भी लिख सकते हो आप, she sells goods at a very low price, she is a very friendly boss, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। ठीक है आप बताओ बाबू, एक बार स्क्रॉलिंग कर लो, आपको कोई डाउट है आज के टॉपिक में? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अब आप कुछ क्वेश्चन पूछो या टाइम? ओके।